साल होता है 712। श्रीलंका से एक जहाज बसरा की जानिब जा रहा होता है। इस जहाज में कुछ अरब ताजिर, उनकी औरतें और श्रीलंका के बादशाह की तरफ से भेजे गए कीमती तोहफे होते हैं। जैसे ही ये जहाज देबल के करीब से गुजरता है तो कुछ पायरेट्स इस जहाज पर हमला कर देते हैं और सामान लूटना शुरू कर देते हैं। जहाज में सवार लोग ये बताते भी हैं कि ये जहाज मुसलमानों के उमैया खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की तरफ जा रहा है, मगर पायरेट्स उनकी बात को सीरियस नहीं लेते और उनकी हिम्मत मजीद बढ़ने लग जाती है, यहाँ तक कि वो औरतों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर एक औरत घबराते हुए चिल्लाकर ये कहती है कि हज्जाज, हमारी मदद करो। मगर पायरेट्स उस औरत को ये कहते हैं कि अगर हज्जाज तक तुम्हारी आवाज़ पहुंच भी जाए तब भी हम हज्जाज की ताकत से बाहर हैं। जिसमें से कुछ पैसेंजर्स पायरेट्स की कैद से भाग जाते हैं और हज्जाज बिन यूसुफ को सारी स्टोरी बता देते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो खिलाफत उमैया की ईस्टर्न प्रोविंसेस का वायसराय होता है। वो ये सारी बातें सुनकर पायरेट्स को ख़त्म करने का इरादा कर लेता है। इस सब की वजह सिर्फ एक औरत की पुकार नहीं होती बल्कि अरबों के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ भी होता है, क्योंकि अगर इन पायरेट्स को छोड़ दिया जाता तो ये दूसरे आने वाले ताजिरों पर भी हमला करते, जिससे अरबों की तिजारत को बड़ा धचका पहुंचता और अरब माशी लिहाज से कमज़ोर पड़ जाते। इसीलिए हज्जाज बिन यूसुफ सिंध के राजा दाहिर को खत लिखते हैं, जिसमें ये कहा गया होता है कि किला देबल के पास कुछ कज़ाकों ने अरबों के माल को लूट कर उनकी औरतों को कैदी बना लिया है और हज्जाज बिन यूसुफ ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारी औरतों और माल को लौटाकर पायरेट्स को हमारे हवाले कर दिया जाए। मगर राजा दाहिर साफ साफ ये कहता है कि पायरेट्स मेरी रेंज से बाहर हैं। इसी वजह से हज्जाज बिन यूसुफ उनके साथ जो करना चाहे वो आज़ाद है। राजा दाहिर का ये जवाब सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ को गुस्सा तो आता है, मगर वो राजा दाहिर के इन एक्शंस को इग्नोर कर देता है। हज्जाज बिन यूसुफ सिंध के पायरेट्स को डिफीट करने के लिए एक आर्मी तैयार करना शुरू कर देता है, जिसकी लीडरशिप बलोचिस्तान के गवर्नर उबैदुल्लाह कर रहे होते हैं। उबैदुल्लाह की आर्मी को सिंध के पायरेट्स से लड़ने के लिए तैयार किया गया था, मगर उबैदुल्लाह की आर्मी जब मैदान जंग में पहुंची तो उनके सामने पायरेट्स नहीं बल्कि सिंध की आर्मी खड़ी हुई थी, जिसके आगे उबैदुल्लाह की आर्मी कुछ नहीं थी। इसी तादाद से जंग का नतीजा वाज़ेह हो गया था और उमैया खिलाफत का यह हमला नाकाम हो गया था। हज्जाज बिन यूसुफ इस डिफीट के बाद भी रुका नहीं, क्योंकि उसके इन्हीं फैसलों ने अरब मईशत का मुस्तकबिल बनाना था। अब हज्जाज बिन यूसुफ दूसरे हमले की तैयारी शुरू कर देता है। इस मरतबा हज्जाज बिन यूसुफ इस हमले की लीडरशिप अपने बहादुर और पसंदीदा कमांडर बुदैल को देता है। दूसरी तरफ राजा दाहिर भी जानता था कि हज्जाज बिन यूसुफ इस डिफीट के बाद भी नहीं रुकेगा। इसी वजह से वो अपनी आर्मी को जमा करना शुरू कर देता है। जैसे ही बुदैल सिंध तक पहुंचता है तो उसकी आर्मी के घोड़े सिंध के हाथियों को देखकर बेकाबू हो जाते हैं और जैसे ही हाथी आगे बढ़ने लगते हैं घोड़े अपने ऊपर सवार सिपाहियों को गिराकर भागना शुरू कर देते हैं। ये देखकर बुदैल अपने घोड़ों की आंखों पर अमामा बांधकर हाथियों के लश्कर में घुस जाता है और लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। इस तरह हज्जाज बिन यूसुफ का दूसरा हमला भी नाकाम हो जाता है। बुदैल की शहादत का गम हज्जाज बिन यूसुफ के लिए काफी गहरा था। ये बुदैल एक कमांडर ही नहीं बल्कि हज्जाज बिन यूसुफ के करीबी लोगों में से था और यही मेन रीजन था जिसकी वजह से हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध को पर्सनल अटेंशन देने का फैसला कर लिया था। वो खलीफा वलीद के पास गया और उनसे तीसरे हमले की इजाजत लेने लगा, मगर उमैया खिलाफत को पिछले 2 हमले इतने भारी पड़े थे कि अब खलीफा फिक्रमंद था कि कहीं तीसरा हमला भी नाकाम ना हो जाए, जिससे उमैया खिलाफत के खजाने पर नेगेटिव असर पड़े। हज्जाज खलीफा को कंफ्यूज देखकर समझ गया था, इसलिए वो खलीफा को यह ऑफर देता है इस अटैक पर होने वाला जितना भी खर्चा होगा वो हमले के बाद खलीफा को उसकी डबल प्राइस अदा करेगा। खलीफा ये सुनकर राजी हो गए और उसने हज्जाज बिन यूसुफ को तीसरे मुहिम की इजाजत दे दी। हज्जाज बिन यूसुफ को इजाजत मिलते ही उसने तीसरे हमले की तैयारी शुरू कर दी। हज्जाज बिन यूसुफ अब की बार इस लश्कर की पूरी तैयारी पर ध्यान दिए हुए था। उसने इतना ध्यान दे रखा था कि अरब लश्कर के खाने के सामान में भी कमी ना होने दी। सारी तैयारियां मुकम्मल होने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ इस आर्मी के लीडर के बारे में गौर करने लगा। वो किसी ऐसे शख्स को लीडर बनाना चाहता था जो उसका निहायत मोतमिद और ब्रेव इंसान हो। तभी उसके जहन में आता है 27 साल नौजवान मोहम्मद बिन कासिम, जो कि हज्जाज बिन यूसुफ का भांजा और दामाद भी था। हज्जाज बिन यूसुफ को मोहम्मद बिन कासिम पर बड़ा एतमाद था, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम उसके अपने ही कबीले, अपने ही खानदान का फर्द था। इस तरह वो मोहम्मद बिन कासिम की फरासत और शुजाअत का भी कायल था, क्योंकि उसने महज 17 साल की उम्र में रे, जो कि फारिस का शहर था, वहाँ पर बगावतों को कुचल कर रे को उमैया खिलाफत का मजबूत और मुस्तहकम शहर बना दिया था। यही तो बुनियादी वजूहात थी जिनकी बिना पर मोहम्मद बिन कासिम को इस बड़ी आर्मी की लीडरशिप सौंप दी गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने रे के गवर्नर मोहम्मद बिन कासिम को ऑर्डर्स दिए कि वो फौरन शिराज पहुंचे, जो कि सिंध के करीब उमैयों का मिलिट्री बेस था। मोहम्मद बिन कासिम रे की गवर्नरशिप को छोड़कर फौरन शिराज पहुंचता है। पीछे से हज्जाज बिन यूसुफ का सफीर पैगाम लेकर आता है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम को हमले की प्लानिंग्स के बारे में बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम हर हफ्तावार दारुल खिलाफा को सिंध के हालात लिखेगा। इसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम को देबल के मुहासरे का हुक्म दे देता है
اور یہ بھی بتاتا ہے حجاج بن یوسف پیچھے سے ایک امدادی دستہ بھیج چکا ہے۔ یہ پیغام ملتے ہی محمد بن قاسم دیبل کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ محمد بن قاسم اپنی آدمی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہے، جس میں سے ایک حصہ زمینی راستے سے دیبل کی جانب روانہ ہوتا ہے، جس میں تمام سالار، کمانڈر اور آرمی تھی، جبکہ دوسرا دستہ سمندری راستے سے دیبل کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ اس حصے میں محمد بن قاسم کی آرٹلری تھی، جس میں اس وقت کی سب سے بڑی منجینیں عروس بھی شامل تھی۔ یہ اتنی بڑی منجینک تھی کہ اس کے چلانے کے لیے 500 لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ محمد بن قاسم جیسے ہی دیبل پہنچتا ہے تو اس کی آرٹلری اور حجاج بن یوسف کی بھیجی گئی آرمی محمد بن قاسم کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم حجاج کی اجازت ملتے ہی دیبل کا محاصرہ شروع کر دیتا ہے۔ کافی دن گزر جاتے ہیں مگر محاصرہ جاری رہتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں ہندوؤں کی چھوٹی ٹولیاں قلعے سے باہر نکل کر مقابلہ کرتی رہتی ہیں، مگر مین ہندو آرمی میدان میں نہیں آتی۔ محمد بن قاسم کو یہ محاصرہ دیکھ کر یہ لگنے لگتا ہے کہ دیبل کو فتح کرنا اب تقریباً امپاسبل ہے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جو جنگ کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ امیہ لشکر کے قبضے میں ایک لوکل سٹیزن آتا ہے جو اپنے آپ کو برہمن بتا رہا ہوتا ہے۔ اس سے مستقل یہ سوال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آخر دیبل کو کیسے فتح کیا جا سکتا ہے، تو وہ تنگ ہو کر یہ بتا ہی دیتا ہے کہ ہندوؤں کو تب تک ہرایا نہیں جا سکتا جب تک شہر کے بیچ موجود مندر کے مینار پر لال جھنڈا لہرا رہا، کیونکہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک ان کا لال جھنڈا مندر کے اوپر لہرا رہا ہے تب تک انہیں کوئی شکست نہیں ہو سکتی۔ محمد بن قاسم سمجھ جاتا ہے کہ شہریوں کی امیدیں اس لال جھنڈے سے جڑی ہیں، اگر اس لال جھنڈے کو ہی تباہ کر دیا جائے تو شہریوں کی امیدیں بھی ٹوٹ جائیں گی۔ محمد بن قاسم فوراً اپنی چیف آف آرٹلری جویہ کو جھنڈا نشانہ بنانے کے آرڈرز دے دیتا ہے۔ جویہ کی 2 مسلسل کوششوں کے بعد تیسری مرتبہ منجنی کا نشانہ سیدھا جھنڈے پر لگتا ہے اور اس جھنڈے کے ساتھ ہندوؤں کی امیدیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہندو آرمی بھکلائی ہوئی حالت میں شہر سے باہر نکل کر بیٹل شروع کر دیتی ہے۔ کچھ دنوں تک بیٹل جاری رہتی ہے، پھر آخرکار دیبل کا گورنر محمد بن قاسم سے رحم کی درخواست کرتا ہے اور شہر محمد بن قاسم کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ محمد بن قاسم یہ دیکھتے ہوئے دیبل کے گورنر کو امیہ خلافت کی طرف سے گورنر مقرر کر دیتا ہے اور اس طرح دیبل فتح ہو جاتا ہے۔ محمد بن قاسم دیبل میں آرمی کوارٹرز بناتے ہیں جس سے اس کی آرمی کو مدد ملتی رہتی ہے اور پھر دیبل کے انتظامی امور دیکھنے لگتے ہیں۔ محمد بن قاسم جانتے تھے کہ اگرچہ انہوں نے عرب کی تجارت کا روٹ دیبل کو فتح کر کے سیف بنا لیا ہے، لیکن جب تک سندھ پر راجہ داہر کی حکومت ہے تب تک عرب دنیا کے تجارتی راستے کو مسلسل خطرے کا سامنا رہے گا۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا جب راجہ داہر اور محمد بن قاسم کا آمنا سامنا ہوا اور کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے محمد بن قاسم کا اتنا اذیتناک انجام ہوا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔